Hello, good morning student. Today we will discuss a important theory of monetary policy. हमने इंटरेस्ट की जो थ्योरी थी उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंटरेस्ट की थ्योरी कितने टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, रियल और दूसरा कौन सा था, मॉनेटरी। ठीक है, मौद्रिक नीति आपकी, और ये थी आपकी वास्तविक। देखिए रियल थ्योरी में जो हमने देखा कि 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी थी रियल की वो थी डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मॉनेटरी थ्योरी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके, और आप कह सकते हैं मॉनेटरी जो थ्योरी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू रियल थ्योरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मॉनेटरी थ्योरी की फर्स्ट थ्योरी जो है वो है आपका द लॉनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि तो जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है द लॉनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इसे न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। ब्याज का उधार देय कोष सिद्धांत, जिसे हम ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चंस आपसे ब्याज का उधार देय कोष सिद्धांत से भी पूछा जा सकता है और ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस थ्योरी का कंसेप्ट देखते हैं कि मेन ये थ्योरी सबसे पहले दी किसने। देखिए इस थ्योरी को जो फर्स्ट टाइम है वो देने वाले कौन थे, प्रोफेसर विक्सेल। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले किसने दी थी ये थ्योरी, प्रोफेसर विक्सेल। ठीक है, टू रिमूव द डीमेरिट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान रखना कि जो क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी इट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई जो थ्योरी, डिमांड सप्लाई थ्योरी की जो आप कह सकते हैं दोष थे, उसको दूर करने के लिए प्रोफेसर विक्सेल ने एक थ्योरी को बनाया और उस थ्योरी का नाम क्या रखा था, लॉनेबल फंड थ्योरी। बाद में इस थ्योरी को और भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसे समझाया, जिसमें स्पेशल थे प्रोफेसर ऑहलिन, साथ ही साथ लिंटले। ये सारे कह सकते हैं इस सिद्धांत को आधुनिक बनाने के लिए या अर्थशास्त्रियों ने इसमें संशोधन किया। ठीक है, इसमें यानी कह सकते हैं मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, इस थ्योरी में संशोधन किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है थ्योरी का, कि देने वाले जो फर्स्ट टाइम थे वो थ्योरी किसने दी थी, प्रोफेसर विक्सेल। एंड आफ्टर इसमें जो इम्प्रूवमेंट लेके आए थे इस थ्योरी में वो प्रोफेसर ऑलिन और लिंटले थे। ठीक है, लॉनेबल फंड मीन्स क्या होता है, दोज इन्वेस्टेबल फंड्स विच आर डिमांडेड एंड सप्लाइड इन द क्रेडिट मार्केट बाय द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए उधार देय कोष का मतलब क्या होता है, उधार देय कोष आपका उन विनियोग से कह सकते हैं, उन इन्वेस्टमेंट से कह सकते हैं जो कि बाजार में व्यक्ति और संस्थाओं द्वारा जिसकी डिमांड और सप्लाई की जाती है। लॉनेबल फंड्स का मतलब होता है कि वहाँ पे जो डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, वो डिमांड या सप्लाई किसके द्वारा की जाएगी, कुछ पर्सन हो सकते हैं, व्यक्ति की बात की जा सकती है, या कोई संस्था इंस्टीट्यूशन की बात हो सकती है। तो डिमांड और सप्लाई जिनके द्वारा की जाती है मार्केट में, वो कहलाएगा आपका लॉनेबल फंड। ओके, लॉनेबल फंड नॉट ओनली इंक्लूड द प्रेजेंट सेविंग, यानी कि लॉनेबल फंड में सिर्फ वर्तमान की जो बचत होती है वो सम्मिलित नहीं होती है, विच हैव नॉट बीन कलेक्टेड बट ऑल्सो द अनहोर्डेड सेविंग ऑफ द पास्ट विच हैव बीन कलेक्टेड नाउ। यानी कि इसमें जो होती है हमारी वर्तमान बचत तो होती हैं, साथ ही साथ हम कह सकते हैं इसमें भूतकाल का या आप कह सकते हैं पास्ट की जो सेविंग होती है उसको भी इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट, तो दोनों ही सेविंग को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जो थ्योरी था ये इसका इंट्रोडक्शन था। आगे हम देखते हैं कि कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक अकॉर्डिंग टू पीटरसन की डेफिनेशन देखते हैं। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, इंटरेस्ट रेट इज दैट प्राइस विच एस्टेब्लिश बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लॉनेबल फंड। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी
डेफिनेशन दी है कि इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट जो है, जो लॉनेबल फंड की जो हम डिमांड करते हैं और सप्लाई करते हैं, उसके बीच में जो बैलेंस लेके आता है वो होती है इंटरेस्ट रेट। उन इंटरेस्ट रेट को क्या माना है, एक प्राइस माना है, एक कीमत माना है, जो किसके बीच में बैलेंस लेके आएगी, डिमांड और सप्लाई के बीच में। किसकी डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, जो लॉनेबल फंड्स होते हैं ना, उस लॉनेबल फंड्स की जो डिमांड होती है और उसकी सप्लाई होती है, उसमें बैलेंस लेके आना। ठीक है, अब अगर हम आगे और बात करें कि इस थ्योरी के हिसाब से, तो इंटरेस्ट इज डिटरमाइन दैट पॉइंट वेयर डिमांड कर्व ऑफ लॉनेबल फंड एंड सप्लाई कर्व ऑफ लॉनेबल फंड इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। यानी कि अगर हम इंटरेस्ट रेट के निर्धारण की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट कहाँ पे निर्धारण होगी, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई है वो आपस में इंटरसेक्ट होगी, यानी एक दूसरे को काटती हैं ये रेखाएं, तो वहां पे हमारी ब्याज दर का निर्धारण होता है। क्लियर है आपको? ये इंट्रोडक्शन था, आपको इसमें लिखना है। अब हम बात करते हैं कि डिमांड साइड क्या होती है, डिमांड ऑफ लॉनेबल फंड कौन करता है। देखिए, हमने जो प्रीवियस जो आपकी थ्योरी थी डिमांड एंड सप्लाई, जिसे हम सेविंग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसे हम क्लासिकल थ्योरी कहते हैं, या फिर जिसे हम रियल थ्योरी यानी कि जो वास्तविक थ्योरी है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी मानते हैं, उसी में भी हमने देखा कि कुछ डिमांड के फैक्टर थे, कुछ सप्लाई के थे। लेकिन यहाँ पे जो है आपको इस थ्योरी को समझाने के लिए भी डिमांड ऑफ लॉनेबल फंड एंड सप्लाई ऑफ लॉनेबल फंड, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट समझाना होगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए डिमांड ऑफ लॉनेबल फंड जो है वो किसके द्वारा की जाती है, C+B+G+H। आप कह सकते हैं ये एक तरह से फॉर्मूला बन जाता है। कंज्यूमर्स हैं, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट है और साथ ही होर्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंज्यूमर क्यों डिमांड करता है। तो कंज्यूमर डिमांड क्यों करता है लॉनेबल फंड की, उसके मेन 2 रीजन होते हैं। एक तो होता है कि वो खर्च करना चाहता है, एक्सपेंसेस करना चाहता है फॉर ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। जो आप देखते हैं ड्यूरेबल यानी कि जो लॉन्ग टाइम जो वस्तुएं चलती हैं, लॉन्ग टाइम जिसकी सेवाएं हम लेते हैं, उस पे खर्च करने के लिए। और दूसरा वो डिमांड क्यों करता है, कोई भी उपभोक्ता वो इसलिए डिमांड करता है क्योंकि वो अपनी तरलता, अपने जो कैश होता है, अपना जो फंड होता है, उसकी तरलता को बनाए रखने के लिए, यानी कि वो अपने पास कुछ पैसा रखना चाहता है ताकि वो इमरजेंसी में क्या कर सके, उसको खर्च कर पाए। द कंज्यूमर विल डिमांडेड मोर लॉनेबल फंड एट लो इंटरेस्ट रेट। ध्यान रखना कि कंज्यूमर जो है वो डिमांड कब करेगा, जब इंटरेस्ट रेट क्या हो, लो हो, कम हो। But this demand will be less when interest rate is high. The consumer loanable fund when currently their expenditure exceed income. ध्यान रखिएगा कि उधार देय कोष की मांग जो कंज्यूमर है यानी उपभोक्ता है वो 2 रीजन से करता है। एक तो वो टिकाऊ वस्तुओं को खरीदने के लिए, दूसरा वो करता है कि अपने फंड के कोषों की तरलता बनाए रखने के लिए। उपभोक्ता कम ब्याज दर पर अधिक डिमांड करेगा, इंटरेस्ट रेट पे क्या करेगा, अधिक डिमांड करेगा, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट पे, और वो इसका ऑपोजिट आप ले सकते हैं कि वो डिमांड ज़्यादा कब करेगा, डिमांड ज़्यादा कब करेगा, जब आपकी इंटरेस्ट रेट क्या होगी, लो होगी। ठीक है, यानी इंटरेस्ट रेट कम होने पर वो ज़्यादा डिमांड करेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें कि उपभोक्ता चालू अवधि की आय से अधिक व्यय करने के लिए उधार देय कोष की मांग करता है। अगर उसकी सपोज दैट उसकी करंट टाइम में उसकी इनकम है वो आप कह सकते हैं कम है, तो ठीक है, अगर वो कह सकते हैं कि जो भी इनकम है उससे अधिक एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, जितनी उसकी इनकम है उससे ज़्यादा खर्च करने के लिए वो मांग करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिमांड वो जब कब करेगा, जब इंटरेस्ट रेट उसकी डाउन होती है। ठीक है, सेकंड है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियल कह सकते हैं, यानी कि व्यापारी कह सकते हैं या उद्योगपति कह सकते हैं। देखिए क्या होता है, प्रोड्यूसर डिमांड लॉनेबल फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सिंपल सी है कि बिजनेसमैन कब डिमांड करता है पैसों की, उसे मेन क्या काम होता है, जब उसे विनियोग करना होता है, क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। This one, till the marginal productivity in invest capital does not become equal to its cost. अब ध्यान रखिएगा कि ये जो व्यापारी है वो मांग किस लिए करता है, वो उन कोषों की मांग उस समय तक करते रहते हैं जब तक कि जो इन्वेस्टर कैपिटल है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर नहीं हो जाए। यानी कि आप कह सकते हो कि
किसके बराबर नहीं हो जाए, हम कह सकते हैं कि वो डिमांड कब तक करेगा अपनी, जब तक कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल की डिमांड वो करेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर जब तक नहीं हो जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इक्वल क्या हो जाए कि अगर वो जो बिजनेसमैन है वो डिमांड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल की डिमांड कब तक करेगा, सीमांत उपयोग उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी कॉस्ट के बराबर नहीं हो जाए, यानी कि ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो उसकी कॉस्ट के बराबर नहीं हो जाए जितनी वो कैपिटल की डिमांड करेगा। If the interest rate is higher, they will undertake will only those schemes which are expected to yield high profit। ध्यान रखना, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है तो जो बिजनेसमैन होता है वो उसी में ही पैसा लगाता है जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला, ज़्यादा लाभ होने वाला है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज लोअर, अगर इंटरेस्ट रेट कम होती है तो दोज स्कीम विल ऑल्सो बी स्टार्टेड विच आर नॉट इंट्रोड्यूस अर्लियर, द डिमांड ऑफ इन्वेस्टेबल फंड विल बी हाई एट लो इंटरेस्ट रेट। तो इसमें भी हमारा जो निष्कर्ष आता है वो ये आता है कि बिजनेसमैन भी डिमांड कब करता है, जब इंटरेस्ट रेट क्या होती है, कम होती है। क्लियर है आपको? तो ध्यान रखना, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है तो बिजनेसमैन उसी में ही पैसा लगाता है, उसी में इन्वेस्ट करेगा जिसमें उसको हाई प्रॉफिट रिसीव्ड होता है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो वो उस कह सकते हैं उसमें भी स्कीम में या उस योजनाओं में भी पैसा लगाता है जिसको उसने पहले नहीं किया है, तो वो उसमें पैसा लगा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये और इसका रिजल्ट क्या आता है कि बिजनेसमैन डिमांड कब करेगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होगी। बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्यों करता है डिमांड? गवर्नमेंट सरकार हमारी डिमांड इसलिए करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और पब्लिक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए सरकार मांग करती है। सरकार मांग करती है हमारी आधार संरचना जो है उसके विकास के लिए, यानी कि रोड, लाइट, पानी, ये जो वाटर है इनकी सप्लाई को मेंटेन कर पाए। ऊर्जा जो होते हैं प्रोजेक्ट उसको पूरा करने के लिए, जो हमारी आर्थिक विकास है और जनता के कल्याण के लिए जो योजनाएं होती हैं सरकार इसलिए डिमांड करता है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज हाई, अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, द कॉस्ट ऑफ लोनेबल फंड्स विल ऑल्सो बी हाई एंड देयर डिमांड ऑफ बाय गवर्नमेंट विल बी लो। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी डिमांड क्या कर देगी, कम कर देगी, लो कर देगी। इफ द इंटरेस्ट रेट इज लो, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो डिमांड लोनेबल फंड की हाई हो जाएगी। यानी कि इसमें भी क्या आता है कि सरकार डिमांड कब करेगी, जब इंटरेस्ट रेट हमारी क्या हो, कम हो। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब क्या होता है? होर्डिंग को हम सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो इसे कहते हैं संचय, इकट्ठा करना। लोनेबल फंड आर डिमांडेड फॉर द होर्डिंग ऑल्सो। पीपल विश टू हैंड होल्ड मनी ड्यू टू वेरियस रीजन। देखिए, जनता जो होती है या लोग होते हैं वो पैसे को अपने पास में क्यों रखते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। देखिए, कुछ मोस्टली आप देखते हैं कंट्रीज़ हैं वो जॉइंट स्टॉक मार्केट में को भी आप कह सकते हैं पैसा लगाने के लिए भी रख सकते हैं, यानी कि संचय के लिए हम क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति अनेक कारणों से संचय करना चाहता है, अपने पास में रखना चाहता है। ये प्रवृत्ति उन देशों में ज़्यादा हम देखने को मिलेगी जहाँ पे स्टॉक मार्केट अभी विकसित नहीं हुए हैं। तो जॉइंट स्टॉक मार्केट जहाँ पे डेवलप नहीं है वहाँ पे लोग ज़्यादा क्या करेंगे, होर्डिंग करने का, संचय करने का रखते हैं, तो ये डिमांड करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम ये चारों फैक्ट को देखते हैं तो जब डिमांड ज़्यादा कब होगी, जब इंटरेस्ट रेट क्या होगी, डाउन होगी। ये इसका रिजल्ट है डिमांड का। बात करते हैं सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड की, यानी पूर्ति कौन करता है। तो पूर्ति में देखिए मेन आता है एस प्लस डी एच यानी डिस होर्डिंग प्लस बी सी यानी कि बैंक क्रेडिट, इसे मैं मनी से भी डिनोट कर सकती हूँ, और प्लस होता है डी आई यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट। होर्डिंग आपने देखा था वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट आपने देखा कौन करता है, बिजनेसमैन करता है। ठीक है, और ये जो बैंक क्रेडिट है ये किसके द्वारा होती है, बैंक उधार जो लोन दिया जाता है उसी को ही बैंक क्रेडिट कहा जाता है। और सेविंग है, वो सेविंग आप देखते हैं हाउस होल्ड भी करता है, बिजनेसमैन भी करता है, तो आप देखते हैं मोस्ट ऑफ जो है सेविंग की जाती है। चलिए बात करते हैं इसके द्वारा। सेविंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। ध्यान रखना, जो सेविंग होती है, बचत होती है, वो उधार दे को उसका सबसे मुख्य
साधन होता है, यानी पूर्ति सबसे ज्यादा जो की जाती है वो किससे की जाएगी, सेविंग से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मेन है। दिस सेविंग आर मेड बाय द इंडिविजुअल पर्सन्स, यानी कि व्यक्ति के द्वारा भी, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट, यानी तीनों के द्वारा की जा सकती है। अगर आपसे पूछे सेविंग कौन कर सकता है, तो सेविंग एक व्यक्ति कर सकता है, एक व्यवसायी कर सकता है और सरकार भी कर सकता है, ठीक है। एवरी पर्सन कीप सम मनी सेव फॉर फ्यूचर, ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, सेविंग यानी बचत करते हैं। सेविंग ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंटरेस्ट रेट हैज डायरेक्ट रिलेशन, सेविंग में और इंटरेस्ट रेट में कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी इंटरेस्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। क्लियर है। द वॉल्यूम ऑफ सेविंग बाय द इंडिविजुअल इज हाई ऑन इंटरेस्ट रेट बीइंग हाई। देखिए यहाँ पे बचत कब ज्यादा होती है, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज लो, अगर ब्याज की दर कम है तो क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल सेविंग विल बी ऑल्सो लो, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो सेविंग भी कम हो जाएगी। द बिजनेस फर्म ऑल्सो मेक द सेविंग। गवर्नमेंट also save out its revenue for spending on capital works for raising the productivity capacity in the country। देखिए बचत मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यक्ति के द्वारा भी की जाती है, बिजनेसमैन के द्वारा भी की जाती है, और सरकार भी अपनी आय में से बचत करके क्या कर सकती है कि सरकार भी अपनी इनकम में से बचत करके उसको कैपिटल जो होते हैं, जो कैपिटल वाले फंड्स होते हैं उसमें लगाती है, जिससे देश में क्या हो सकती है, देश में जो उत्पादन की क्षमता है वो बढ़ती है। तो सेविंग में आपको ध्यान रखना है कि तीन आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इंडिविजुअल, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट। साथ ही आपको ध्यान रखना है कैसा रिलेशन रहेगा, पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। अगर आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो सेविंग भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड है डिसहोल्डिंग, पास्ट सेविंग, जैसे अपन डिसहोल्डिंग ऑफ पास्ट सेविंग, और इंटरेस्ट रेट बीइंग हाई इन द लोनेबल फंड मार्केट, पीपल विल डिसहोल्ड देयर होल्डेड फंड्स ऑफ द पास्ट विच विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। देखिए यहाँ पे पिछली बचतों का असंचयन, उधार देय कोष में ब्याज की जो रेट है वो हाई होती है, तो लोग अपने क्या करेंगे, जो पास की सेविंग है उसे असंचय करेंगे। असंचय मतलब कि वो संचय करके नहीं रखेंगे, जिससे उधार देय कोषों की पूर्ति में वृद्धि होगी। तो लोग उसको अपने पास नहीं रखेंगे, लोग क्या करेंगे, उसको बैंक वगैरह इसमें दे सकते हैं। तो ब्याज की दर कम होने पर लोगों का असंचय के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होगी तो लोग क्या करेंगे, लोग इंक्रीज नहीं होंगे डिसहोल्डिंग के लिए। दे विल गो फॉर मोर होल्डिंग एंड हेंस द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड भी लो। तो इसमें देखिए डिसहोल्डिंग का मतलब होता है, होल्डिंग का मतलब होता है संग्रह करना, और डिसहोल्डिंग का मतलब होता है संग्रह नहीं करना, संचय नहीं करना। तब इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होती है ना, तब लोग क्या करेंगे, उसे संचय नहीं करेंगे, यानी डिसहोल्डिंग ज्यादा होगी। तो इसमें भी जो पॉजिटिव है वो कर बनेगा, ठीक है। तो संग्रह नहीं करेंगे लोग, अपना जो है पैसा वो कहाँ डाल देंगे, बैंक में डाल देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगी। तो लोग अपने पास पैसा नहीं रखकर उसे बैंक में जमा करा देंगे, और बैंक से क्या होगी, सप्लाई में वृद्धि हो जाएगी। तीसरा है बैंक क्रेडिट, यानी कि बैंक साख। बैंक क्रेडिट इज ऑल्सो सोर्सेज ऑफ लोनेबल फंड सप्लाई, यानी जो बैंक साख होती है वो भी लोनेबल फंड की एक मेन सोर्सेज माना गया है सप्लाई का। बैंक सप्लाई लोनेबल फंड मेनली थ्रू मॉनेटरी लॉन्स। मेन अपन देखते हैं ना, मौद्रिक जो ऋण, पैसा उधार, कभी किसी को घर बनाना है, कभी किसी को कार खरीदनी है, तो वो क्या लेता है, लोन लेता है, ठीक है। एट हाई इंटरेस्ट रेट द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड इज हाई, द सप्लाई इज व्हेन इंटरेस्ट रेट इज लो। देखो अब बैंक साख का मतलब हो गया कि मौद्रिक ऋणों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उधार देय कोषों की पूर्ति कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी सप्लाई भी ज्यादा होगी, और कम इंटरेस्ट रेट पे आप देखते हैं लोनेबल फंड की भी कम होगी। तो इसमें भी जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि पहले हमने देखा डिमांड में इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग बिजनेसमैन करता है, अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अविनियोग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सप्लाई।
लॉनेबल फंड्स के लिए डिसइन्वेस्टमेंट यानी अविनियोग भी एक उधार देय कोष का मुख्य पूर्ति का स्रोत होता है। इट मीन्स जो एंटरप्रेन्योर होते हैं लैंडिंग मनी बाय विथ, देखिए यहाँ पे जो बिजनेसमैन होगा ना वो क्या करेगा, वो अपने कुछ फंड को इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो अपने पास में क्या करता है, रखता है, और वो क्या कर सकता है, किसी को भी उधार दे सकता है, जिससे क्या हो सकता है कि सप्लाई में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में ज्यादा है तो डिसइन्वेस्टमेंट इज हाई, अदरवाइज इट्स लो। ध्यान रखिएगा कि जब बिजनेसमैन है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो अपने पास का जो फंड होता है वो भी लोगों को क्या कर सकता है, लोन देने में काम कर सकता है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो आप देखते हैं कि अविनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, हाई होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट में और इंटरेस्ट रेट में भी क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये जो फैक्टर हमने लिखे हैं 4 इंपॉर्टेंट, इनका इंटरेस्ट रेट के साथ में सेविंग का, डिस होल्डिंग का, आपके बैंक क्रेडिट का और डिसइन्वेस्टमेंट का, इसका इंटरेस्ट रेट के साथ में कैसा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशंस होता है, यानी प्रत्यक्ष संबंध। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं डायग्राम की। तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो ये डायग्राम डायरेक्ट बना सकते हैं। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला डायग्राम आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं, सप्लाई ऑफ लॉनेबल फंड का और डिमांड ऑफ लॉनेबल फंड का। ठीक है, ये जहां इंटरसेक्ट होते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन होता है। और आप चाहें तो देखिए काफी बुक्स में आपको ये डायग्राम मिलेगा, क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट एंड पेएबल फंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले डिमांड बताई गई है, सी यानी जो कंजप्शन होता है, कंजप्शन करने के लिए कौन करेगा, डिमांड, कंज्यूमर करेगा। फिर आपका एच आ गया, ठीक है, और यहाँ पे सी का मतलब जो है वो किसका आ गया है, कंज्यूमर के लिए आ गया है। एच का मतलब होर्डिंग, ठीक है, संचय, और ये आई का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट आ गया है। ठीक है, सरकार भी हम देख सकते हैं कि आई में इंक्लूड होगी, क्यों, क्योंकि सरकार भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही पैसा उधार लेती है। तो ये जो फैक्टर है, ये वाले फैक्टर जो है वो कौन से हो गए, डिमांड को डिनोट कर रहे हैं। जबकि यहाँ देखिए ये सप्लाई का है जिसमें सेविंग, एम से क्या हो गया, बैंक क्रेडिट, ये एम किसको शो कर रहा है, बैंक क्रेडिट को, जो हमने अभी सप्लाई में देखा। डी एच का मतलब क्या होता है, डिस होल्डिंग, और डी आई का मतलब क्या हो गया, डिस इन्वेस्टमेंट। तो आप देखिए कि जहां ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां से हमारी क्या होगी, इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन होगा। तो ये आर है, तो ओ आर क्या हो गई, हमारी इंटरेस्ट रेट हो गई है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने अभी इतना इम्पोर्टेंट ये थ्योरी के डिस्कस किया जिसमें आपने देखा कि डिमांड जो है उसका, अगर मैं एक फॉर्मूले के रूप में आपको बताऊं तो क्या होगा इसमें, देखिए अगर हम बात करें तो क्या था, आप कह सकते हैं सप्लाई ऑफ लॉनेबल फंड बराबर क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लॉनेबल फंड। ये था हमारा कि जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे थे वहां पे हमारी क्या हो रही थी, जो इंटरेस्ट रेट है वो डिटरमाइन हो रही थी। आप चाहें तो अच्छे नंबर लाने के लिए आप इसे एक फॉर्मूले के रूप में बता सकते हैं। देखिए क्या बताएंगे, S प्लस M प्लस DH प्लस DI। तो ये आप समझ गए होंगे ये किसको बता रहा है, सेविंग को, सॉरी सप्लाई को बता रहा है। और ये डिमांड हो जाएगी C प्लस I प्लस H। तो ये पोर्शन जो है वो किससे रिलेटेड है, डिमांड से, और ये किससे है, आपका सप्लाई से। क्लियर है आपको, ठीक है। चाहे तो आप इसे एक अलग फॉर्मेट से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है S प्लस H बराबर I इन्वेस्टमेंट माइनस DI यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है आपको। और यहाँ पे होर्डिंग के लिए बता सकते हैं H यानी होर्डिंग माइनस DH यानी डिस होर्डिंग। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये एक फॉर्मूले के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा आपका आगे अगर हम इसे देखें तो देखो इसको हम यहाँ पे यहाँ देखिए इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए एक मिनट, इसको फाइनली इसका फॉर्मूला बना के हम लिख देते हैं यहाँ पे S माइनस C प्लस M
बराबर आई मीन्स इन्वेस्टमेंट माइनस डी आई यानी डिसइन्वेस्टमेंट और प्लस हो जाएगा आपका एच होर्डिंग माइनस डिसहोर्डिंग। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा नेट सेविंग, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका नेट सेविंग के साथ में प्लस हमने क्या किया है, एम किया है। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब हो गया आपका मनी, ठीक है। एम का मतलब हो गया प्लस, मैं लिख देती हूँ आपके बैंक क्रेडिट, ठीक है। प्लस आपका क्या बन जाएगा, ये हम लिख सकते हैं बराबर नेट इन्वेस्टमेंट और नेट होर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका फाइनली फॉर्मूला बन सकता है। आप चाहें तो एग्जाम में ये आप जरूर लिख के आए ताकि आपको ज़्यादा नंबर मिल पाए, ठीक है। लास्ट में अगर हम देखें तो क्रिटिसाइज करना हमें इस सिद्धांत को, तो देखिए अब हम इसकी कुछ आलोचना देख लेते हैं कि इसकी आलोचना क्या की गई है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम आलोचना की बात करें तो रॉन्ग नेशन ऑफ होर्डिंग यानी कि संचय की दोषपूर्ण धारणा। देखिए प्रोफेसर केन्स ने कहा कि इकोनॉमिक में जो मनी की सप्लाई होती है वो स्थिर होती है। यदि एक व्यक्ति अगर सेविंग करता है तो मुद्रा का मतलब संचय अधिक करता है, दूसरे व्यक्ति अगर कम करना होगा तो इसी तरह से चलेगा। अगर सारे के सारे लोग अगर सेविंग करने लग जाएंगे तो बताइए क्या इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी क्या। यानी कि जो कह सकते हैं कि सेविंग की जो मात्रा है, यानी यदि एक व्यक्ति का करेगा सब कह सकते हैं मुद्रा का संचय अधिक करता है, दूसरा व्यक्ति यह कम करना होगा। क्यों कम करना होगा, अगर सारे के सारे लोग अगर सेविंग करेंगे तो इकोनॉमिक का जो फ्लो है वो ढंग से नहीं चलेगा। यानी मुद्रा को चलन की गति में परिवर्तन होने के कारण आपकी जो सेविंग है उसमें भी चेंजेस होता है। यानी कि एक पर्सन के द्वारा सेविंग करना सही होता है, लेकिन सारे के सारे अगर नहीं पूरे के पूरी अगर सभी लोग उसको सेविंग करने लग जाएं तो हमारी इकोनॉमिक है वो नहीं चल पाएगी, ठीक है। अब सेकंड है अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। यानी कि ये जो थ्योरी है आपकी लॉनेबल फंड वाली, ये फुल एम्प्लॉयमेंट को मानती है, जबकि वास्तविकता में हम देखते हैं रियलिस्टिक में क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। थर्ड है डिफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड मॉनेटरी फैक्टर। तो देखिए इस थ्योरी का जो मेन आलोचना की गई कि इसने क्या किया, रियल और मॉनेटरी दोनों को ही क्या ले लिया है, इसमें ले लिया है, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं ये दोनों ही फैक्टर क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और जो बैंक क्रेडिट है डिसहोर्डिंग है उसको एक साथ नहीं जोड़ सकते। यानी कि रियल फैक्टर में तो हमारे क्या फैक्टर आते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आते हैं, ये दो फैक्टर आते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। जबकि मॉनेटरी फैक्टर में क्या आता है हमारा, जैसे बैंक क्रेडिट इन्होंने ले लिया, ठीक है, साथ ही साथ होर्डिंग वाला ले लिया, तो ये दोनों ही कंसेप्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं और इस थ्योरी ने इन सभी फैक्टर को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, जो कि सही नहीं है। अनिर्धारित ब्याज दर का सिद्धांत डिटरमाइंड नहीं है ये थ्योरी। देखिए अनिर्धारित ब्याज का सिद्धांत यानी कि इनडिटरमाइंड, ये क्या है, इनडिटरमाइंड थ्योरी है ब्याज की। इसमें कैसे है कि हम कह सकते हैं यदि इनकम लेवल है उसकी अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम सेविंग का पता नहीं लगा सकते, ठीक है। और अगर हम कहें इनकम स्तर की अगर हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी तो हमें इंटरेस्ट रेट का पता नहीं होगा। जबकि ये सिद्धांत है वो ये मानता है कि इंटरेस्ट रेट का जो डिटर्मिनेशन है वो लॉनेबल फंड की डिमांड और सप्लाई के बेस पे होता है। जबकि हम कह सकते हैं कि सेविंग जो है वो खुद एक इनकम के फैक्टर पर डिपेंड करती है, जो इस थ्योरी ने नहीं समझा है। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ इनकम लेवल। देखिए ये जो सिद्धांत है वो ये स्पष्ट नहीं करता है कि इनकम लेवल का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में। तो ये आप कह सकते हैं कि समाज में सबके इनकम लेवल डिफरेंट होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं और उसका जो इफेक्ट होता है इनकम का वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस इनकम लेवल को जो है समझाना इस थ्योरी ने नहीं समझा पाए। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो बचत पर ब्याज दर के प्रभाव की दोषपूर्ण व्याख्या, यानी कि इन्होंने इस थ्योरी में क्या समझाया इकोनॉमिस्ट ने कि ब्याज दर और जो इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशंस इसमें बताया गया था इंटरेस्ट रेट और सेविंग में। इंटरेस्ट रेट
और जो सेविंग है उस थ्योरी ने बताया कि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि इनमें अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो आपकी सेविंग भी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर रियलिस्टिक लाइफ में देखें तो इन दोनों में नेगेटिव रिलेशंस होता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तब क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट आपकी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तो इनकम भी आपका क्या होगा, कम होगा, और इनकम कम होगा तो लोगों की सेविंग करने की जो हैबिट होगी वो भी कम हो जाएगी। तो ये सिद्धांत इस थ्योरी को ढंग से मतलब कह सकते हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया पूरा, इसकी हम ये आलोचना लिख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका लॉनेबल फंड थ्योरीज।